हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एफोरेस्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने पिछला नहीं देखा होगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो एफोरेस्टेशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं, यानी ये जो लेक्चर है आपको इसमें दोनों करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको करंट अफेयर्स अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें सारा यानी कंप्रिहेंसिवली सारा चीज़ इंक्लूड किया गया है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर किया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एफोरेस्टेशन के बारे में। तो एफोरेस्टेशन का पहले डेफिनेशन जानते हैं कि एफोरेस्टेशन क्या है। अगर आपको कोई भी आंसर भी लिखना है मेंस में, तो सबसे पहले आप अपने डेफिनेशन से स्टार्ट करो। कोई भी जैसे इंट्रो आप स्टार्ट जो करते हो, उसमें इंट्रो बॉडी कंक्लूजन होता है, तो इंट्रो में क्या आप स्टार्ट कर सकते हो, या तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, स्टैट्स से, या तो फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या तो करंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हो जो कि रिसेंट हैपनिंग हुआ। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बेस्ट वे होता है अगर आपको एफोरेस्टेशन से रिलेटेड अगर आता है या रिफोरेस्टेशन से रिलेटेड आता है कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप सीधे एफोरेस्टेशन का मतलब क्या समझते हो, वहाँ से आप सीधे स्टार्ट कर सकते हो। तो एफोरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री एंड ट्री शेडलिंग इन ए नॉन फॉरेस्टेड एरिया, डेट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। यानी एफोरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्री और ट्री सीडलिंग का प्लांट करते हैं वैसे एरिया में जो कभी भी फॉरेस्टेड नहीं हुआ करता था, यानी पहले फॉरेस्टेड नहीं हुआ करता था, उसको बोलेंगे एफोरेस्टेशन। यानी बिल्कुल न्यू एरिया पे अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो ट्री का और ट्री सीडलिंग का, ट्री सीडलिंग मीन्स आप नर्सरी से जो प्लांट लाते हो छोटा छोटा और उसको जो लगाते हो उसी को बोलते हैं ट्री सीडलिंग। तो ट्री सीडलिंग और ट्री का जो प्लांटिंग होता है बिल्कुल न्यू एरिया पे, उसी को बोलते हैं अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन जो है ट्री प्लांटिंग के हेल्प से किया जा सकता है और सीडलिंग के भी हेल्प से किया जा सकता है। ये नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है। और इसी में एक और टर्म यूज होता है, रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन भी एक फॉर्म है अफोरेस्टेशन का, अफोरेस्टेशन का ही फॉर्म है। यानी रिफॉरेस्टेशन जो है फॉर्म है अफोरेस्टेशन का है, लेकिन दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या, अफोरेस्टेशन जो है बिल्कुल न्यू एरिया पे प्लांटिंग किया जाता है, और रिफॉरेस्टेशन जो है जो ऑलरेडी फॉरेस्टेड था लेकिन वो डिफॉरेस्ट हो चुका है, यानी डिग्रेड हो चुका है वो फॉरेस्ट, वहाँ पे प्लांट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। अब क्या है कि इम्पोर्टेंस क्या है एफोरेस्टेशन क्यों जरूरी है। तो एफोरेस्टेशन सबसे पहले अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करता है ट्री प्रोडक्ट का। जैसे देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, प्लस अर्बनाइजेशन प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कारण से क्या हो रहा है कि ट्री का डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो फर्नीचर पर्पस के लिए हो गया या और भी अदर पर्पस के लिए जो हो गया, उसके लिए ट्री का डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ट्री का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट लिमिटेड है, नेचुरल फॉरेस्ट तो लिमिटेड है, और नेचुरल फॉरेस्ट लिमिटेड है तो इसी को क्या कर रहा है, लोग कट कर रहा है। नेचुरल फॉरेस्ट का जो कटिंग है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नेशनल फॉरेस्ट का कटिंग इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसी पेस से जो है ट्री का ग्रोथ यानी फॉरेस्ट का ग्रोथ जो है उसी पेस से नहीं हो रहा है। यानी जिस पेस से नेचुरल फॉरेस्ट का कटिंग हो रहा है उसी पेस से क्या हो रहा है, यानी ट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी फॉरेस्ट का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सप्लाई डिमांड गैप हो जाएगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा फॉरेस्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, एफोरेस्टेशन एक अच्छा तरीका है कि एफोरेस्टेशन क्या करेगा कि एक अल्टरनेटिव सोर्स आपको प्रोवाइड करेगा, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ यानी ट्री फॉरेस्ट प्रोवाइड करेगा, यानी ट्री का अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी जिसका मेन पर्पस ये होगा कि उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करना है। तो इसके कारण से क्या होगा, नेचुरल फॉरेस्ट जो है उस पर जो प्रेशर है अभी तक, वो नेचुरल फॉरेस्ट का प्रेशर क्या होगा, वो रिड्यूस होगा तो क्या होगा, नेचुरल फॉरेस्ट क्या होगा, सस्टेन रह पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि अफोरेस्टेशन जो है अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करता है ट्री प्रोडक्ट का। तो इन टूडेज वर्ल्ड द रेट एट विच ट्री ग्रो नेचुरली इन फॉरेस्ट इज मच लोअर देन द रेट एट विच फॉरेस्ट इज बीइंग कट डाउन फॉर प्रोडक्शन। द इंक्रीज डिमांड फॉर ट्री प्रोडक्ट्स हैज पुट प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अफोरेस्टेशन इज हेल्पिंग एलिविएट द प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट। अफोरेस्टेशन क्या करेगा, जो प्रेशर है नेचुरल फॉरेस्ट पे उसको एलिविएट करने में हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ट्री प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करेगा। इट इज मोस्टली डन फॉर कमर्शियल पर्पस। अफोरेस्टेशन मोस्टली जो है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकेगा। अब देखो दूसरा बेनिफिट है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ ट्री डेट आर हाई इन डिमांड, यानी केवल उस ट्री को यानी हम प्लांट करेंगे, एफोरेस्टेशन के हेल्प से हम केवल वो ट्री को यानी प्लांट कर सकते हैं जो डिमांड में है,
हाई डिमांड में है। यानी जैसे देखो नेचुरल फॉरेस्ट में तो बहुत सारे तरह का फॉरेस्ट है, लेकिन सारे फॉरेस्ट जो है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के यूज नहीं होता है। जो हर एक फॉरेस्ट का यानी हर एक ट्री जो है अदर पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो जिस फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, उसी तरह का फॉरेस्ट को क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा। In the commercial world, the demand is usually for high specific type of tree. Afforestation allows stakeholder to plant the type of tree in high demand, promoting the fast propagation of a specific type of tree को यानी प्रमोट करेगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ niche supply of tree for instance can help to stabilize the cottage industry, resulting in stable price and business reliability। इसके कारण से क्या होगा कि कॉटेज इंडस्ट्री भी सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि अगर आप नेचुरल फॉरेस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर कॉटेज इंडस्ट्री कैसे सस्टेन कर पाएगा। इसलिए फॉरेस्टेशन से क्या हुआ, अल्टरनेटिव सोर्स उसको मिल गया, अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया और स्पेसिफिक टाइप का उसको ट्री मिल रहा है जो चाहिए उसको। तो इसके कारण से क्या होगा, कॉटन इंडस्ट्री सर्वाइव करेगा और प्राइस भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर आप डिमांड सप्लाई गैप होगा तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा हाइक हो जाएगा, यानी प्राइस हाई हो जाएगा। तो अगर आप अल्टरनेटिव सोर्स है तो क्या होगा, प्राइस भी स्टेबल रहेगा और बिजनेस रिलायबल रहेगा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, अगर आप प्रेशर, इससे क्या होगा, अफॉरेस्टेशन के कारण से क्या होगा, जो प्रेशर है नेचुरल फॉरेस्ट पे वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया है चूँकि ट्री प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, नेचुरल फॉरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिव सोर्स पर है तभी जो है, जो स्टेक होल्डर है यानी जो कमर्शियल यूजर है यानी ट्री का, वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी एफर्ट को सपोर्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, अगर आपको अपने लाइफ में ही आप देख सकते हो कि अगर आप में कोई बैड हैबिट है, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप डायरेक्ट चाहो कि बैड हैबिट को रिमूव कर दें तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ दिन के लिए उसको कंट्रोल कर पाओगे, बाद में फिर से उसमें आप पड़ जाओगे उस बैड हैबिट में। लेकिन आपको उसके लिए क्या करो, आप एक अच्छे हैबिट से उसको सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट कर दिए तो क्या हो गया कि बैड हैबिट ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद रिमूव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है कि नेचुरल फॉरेस्ट का अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होगा तो लोग किसको कट करेगा, नेचुरल फॉरेस्ट को ही कट करेगा ना। जैसे कि और एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन में आपने देखा होगा, इसमें एक कंपोनेंट है ODF फ्री, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। यानी अब देखो, अब जब तक गवर्नमेंट जो है, यानी सबके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो शौचालय बना सके, लेकिन गवर्नमेंट अगर पैसा देना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने पैसा देना स्टार्ट किया शौचालय कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक लोगों ने शौचालय कंस्ट्रक्ट करने, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ODF फ्री हो गया, यानी ODF में सक्सेसफुल हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए उसका अल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए। अगर केवल वही एकमात्र सोर्स है तो ऑब्वियस लोग उसी को कट करेगा। जिस तरह से नेचुरल फॉरेस्ट है यहाँ पे कि केवल नेचुरल फॉरेस्ट पे आप डिपेंडेंट रहोगे, तो लोगों के पास अल्टरनेटिव क्या है, तो इसलिए नेचुरल फॉरेस्ट को ही कट करेगा। इसलिए अल्टरनेटिव अगर मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक उसको छोड़ करके, यानी नेचुरल फॉरेस्ट को छोड़ देगा कट करना। फिर देखो इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है कि अगर आप प्लांट करते हो ट्री को बैरन लैंड पे अगर प्लांट करते हो ट्री, या एक जो है डिफॉरेस्टेड लैंड पे प्लांट को ट्री थी यानी प्लांट करते हो ट्री को, तो दोनों में देखो क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप बैरन लैंड पे करते हो तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपल एक न्यू इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो। और अगर आप यानी डिफॉरेस्टेड लैंड पे करते हो तो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, इकोसिस्टम को आप रिस्टोर कर रहे हो। तो इसीलिए जो बहुत सारे गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है अफॉरेस्टेशन को यूज किया एरिड और सेमी एरिड एरिया को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि ये जो है इट आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ बैरन लैंड का अपीयरेंस को भी ये इम्प्रूव करेगा। अगर आप एक सिंपल बैरन लैंड है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे एक ट्री लगा दो यानी फॉरेस्ट लगा दो तो क्या होगा, इसका एस्थेटिक वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ का प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से देख सकते हो ये वैल्यू एडिशन में भी काम कर सकता है। एक मान लो लैंड है, एक लैंड है यहाँ पे, एक लैंड यहाँ पे, एक लैंड है जिसमें फॉरेस्ट है पूरा कवर, एक लैंड है जो कि बैरन लैंड है। बैरन लैंड मीन्स परती लैंड है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो किसका ज़्यादा वैल्यू होगा, ऑब्वियस है जिसमें फॉरेस्ट है उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर दोनों को सेल करना चाहे तो इसको क्या होगा, इसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बैरन लैंड। अब देखो अदर बेनिफिट्स भी है क्या कि कांस्टेंट सप्लाई जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट का हमेशा मिलते रहेगा। क्या कि जो इंडस्ट्री इस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे यानी टिम्बर पे डिपेंडेंट है, तो पहले क्या होता था कि पहले अगर आप केवल नेचुरल फॉरेस्ट पे ही जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, तो इस पर अगर आप केवल नेचुरल फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हो तो वो अनरिलायबल है। क्योंकि इसमें जो होता है गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, प्रोविजंस हो गया, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फॉरेस्ट को कट करना बैन कर दिया, तो अब क्या होगा, जो डिपेंडेंट था नेचुरल फॉरेस्ट पे उसका क्या होगा, उसका
सप्लाई जो था प्रोडक्ट का वो क्या होगा, वो रुक जाएगा तो क्या होगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स है यानी फॉरेस्ट का, तो क्या करेगा, आपका जो है जो प्रोडक्ट का यानी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए जो यानी रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होगा, हमेशा उसको मिलते रहेगा, कांस्टेंट सप्लाई मिलते रहेगा। फिर क्या है, क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड कम्युनिटी विथ फॉडर, फ्रूट्स, फायरवुड और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेस, ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड करेगा फॉरेस्ट ह्यूमन को। इन एडिशन टू मेकिंग द रिसोर्सेस अवेलेबल, फॉरेस्टेशन आल्सो इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर। रिसोर्सेज क्या होगा, सस्टेनेबल भी होगा, यानी अभी आप प्रेजेंट में भी यूज कर रहा हो वो फ्यूचर में भी यूज किया जा सकेगा, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल। अब फिर देखो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो पहले तो ये समझो कि सॉइल इरोजन 3 तरीके से होता है। सॉइल इरोजन पहला होता है कि विंड इरोजन। अब देखो विंड इरोजन क्या हो गया कि मान लो एक बैरन लैंड है, अगर आप मान लो वहाँ पे फॉरेस्ट था तो क्या होगा कि फॉरेस्ट अगर रहेगा तो उसको क्या करेगा कि जो विंड आ रहा है, विंड का स्पीड को क्या करेगा, विंड का स्पीड को वो क्या करेगा, रोक देगा, रिड्यूस कर देगा तो क्या करेगा, इसका स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया तो क्या करेगा, सॉइल पार्टिकल को कैरी नहीं कर पाएगा। वहीं और फॉरेस्ट क्या करता है, यानी ट्री क्या करता है कि होल्ड करके भी रखता है सॉइल पार्टिकल को। अगर आप मान लो एक बैरन लैंड है तो क्या होगा, वहाँ पे बैरन लैंड है तो वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होगा, विंड के लिए कोई बैरियर नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा विंड का, तो क्या करेगा, जो सॉइल पार्टिकल है उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ये जब सॉइल पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, एयर में जाकर के मिक्स हो जाएगा, एयर में मिक्स होगा तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा। तो ये क्या करेगा, और सॉइल इरोजन भी करता है, साथ ही साथ पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। दूसरा होता है फ्लड इरोजन। अब देखो जब यानी जहाँ पे फॉरेस्ट है और एक बैरन लैंड है, तो बैरन लैंड में फॉरेस्ट यानी ट्री क्या करता है कि सॉइल को होल्ड करके रखता है। अगर मान लो बैरन लैंड में क्या होगा कि सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई नहीं है, यानी ट्री नहीं है, तो क्या करेगा, जब फ्लड आएगा तो जो उसका टॉप लेयर होगा सॉइल का वो क्या होगा, एक प्लेस से जाकर के दूसरे प्लेस में चला जाएगा, यानी जो न्यूट्रिशियस सॉइल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर के चला जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हो गया एक होता है सॉइल ड्रॉप इरोजन। अब देखो जहाँ पे एक ऐसा लैंड है जहाँ पे फॉरेस्ट है, अब मान लो यहाँ पे ट्री है, जब यहाँ पे बारिश होगा यानी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप है वो क्या होगा, वो इस पे पहले क्या होगा, ट्री पे गिरेगा तो उसके कारण से इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये जब नीचे गिरेगा तो इस सॉइल का पार्टिकल को ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वहीं पे एक बैरन लैंड है और ये जब यहाँ पे रेनफॉल होगा तो क्या होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो इसका सॉइल का पार्टिकल को क्या कर देगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस कर देगा तो इसी को क्या बोलेंगे, इरोजन होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जहाँ पे जो है ट्री कवर ज़्यादा होता है यानी फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी कम होने का चांसेस होता है। क्यों, क्योंकि सॉइल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और वहीं पे जहाँ पे लैंड यानी फॉरेस्ट नहीं होगा, यानी ट्री कवर ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा चांसेस होता है। फिर उसी तरह से ये जो है क्लाइमेट को भी स्टेबलाइज करता है। क्लाइमेट को किस तरीके से स्टेबलाइज करता है कि अगर आप मान लो जो सेमी एरिड एरिया है या तो एरिड एरिया है, वहाँ पे अगर आप ट्री को प्लांट कर देते हो, ट्री को प्लांट करोगे तो ट्री के प्लांट करने से क्या होगा, वहाँ उसके कारण से क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन जब यानी फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन जब होगा तो क्या होगा, उसके कारण से क्या होगा, वो जाकर के उससे के कारण से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल होगा। इसलिए अगर आप एरिड एरिया और सेमी एरिड एरिया में अगर आप ट्री को प्लांट करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा, यानी फ्रीक्वेंट रेन देखने को मिलेगा। एंड दस प्लांटिंग ट्री इज परफेक्ट वे टू स्टेबलाइज क्लाइमेट, यानी वहाँ को क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वहाँ पे ट्री को आप प्लांट करो। ट्री आल्सो रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो ट्री होता है वो क्या करता है, कार्बन सिंक का काम करता है, यानी कार्बन को स्टोर करता है। इफेक्ट द प्रिवेंटिंग वार्मर टेम्परेचर एज दे आर द वर्ल्ड्स ओनली नेचुरल एयर कंडीशनर। तो इसके कारण से क्या होगा, जब वो कार्बन सिंक यानी कार्बन को स्टोर कर लेगा तो जो वार्मर टेम्परेचर है वो क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस होगा और उसके कारण से जो इतना ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर था उसमें कम देखने को मिलेगा, यानी प्रिवेंट करेगा उसको।
फिर उसी तरह से हैज़ द पोटेंशियल रिवर्सिंग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अभी आप हम लोगों ने देखा था वही सेम चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको रिवर्स करने का इसमें पोटेंशियल है, और क्लाइमेट चेंज को भी रिवर्स करने का पोटेंशियल है। कि अगर आप प्लांट करते हो, ट्री को प्लांट करते हो, यानी अभी अगर आप देखोगे ग्लोबल लीडर और इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ये दो चीज़ जो है सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा कंसर्न है ये दोनों के लिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करते हो तो उसके कारण से क्या होगा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है, यानी रिवर्स कर सकता है। क्योंकि जो ट्री होता है यानी फॉरेस्ट कवर जो होता है वो क्या करता है, कार्बन सिंक का काम करता है, यानी CO2 का जो होता है इन्वायरमेंट में उसको कम करता है, उसका यानी जितना क्वांटिटी था उसको क्वांटिटी को कम करता है। इसके कारण से जो है ओवरऑल रिडक्शन जो है ग्लोबल वार्मिंग में देखने को मिलेगा। फिर बेटर क्वालिटी ऑफ एयर, यानी एयर को भी ये क्या करता है, एयर को भी प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। पीपल इन द एरिया विथ ट्री आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम एयर रिलेटेड कंडीशन। अभी हम लोग ने देखा था कि ये एयर पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है अगर जहाँ पे फॉरेस्ट कवर उतना ज़्यादा नहीं होगा। और ट्री जो है प्यूरिफाई करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। इस तरीके से क्या करेगा कि बेटर क्वालिटी ऑफ एयर प्रोवाइड। फिर उसी तरीके से आप देखोगे तो ये नॉइज पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नॉइज पोल्यूशन यानी आप देखोगे मफलर का नाम सुना होगा, ग्रीन मफलर इसी को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ, यानी पौधा लगाओ, ट्री लगाओ, जो वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, यानी नॉइज को कैप्चर कर लेगा, तो उसके कारण से नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा। फिर इम्प्रूव वाटर शेड को भी इम्प्रूव करने में, वाटर शेड करने का मतलब क्या चीज़, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में हेल्प करता है। अगर आप ट्री है तो क्या करेगा वो, जैसे आप देखो ये एक मान लो स्लोप एरिया है, अब यहाँ पे मान लो कोई ट्री नहीं है, जब यहाँ पे रेनफॉल होगा या ग्लेशियर मेल्ट होगा तो क्या होगा, ये सीधा आएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगा तो इसके कारण से क्या होगा, वाटर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अब यहीं पे आप मान लो ट्री लगा दो तो क्या होगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा और रेनफॉल भी फ्रिक्वेंटली होगा। उसके कारण से क्या होगा, ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज होते रहेगा। क्योंकि अभी जो है सबसे मेजर कंसर्न हो चुका है वो क्या चीज़, क्लीन वाटर। ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, वो क्लीन वाटर चाहिए, जिसका शॉर्टेज होने वाला है। तो आप देख सकते हो विदाउट क्लीन वाटर द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव लाइफ, ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलाई ऑन क्लीन वाटर, यानी ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए क्लीन वाटर चाहिए। एंड हेंस द नीड टू प्रोटेक्ट द वाटर सेट। ऑल्सो मोस्ट एफर्ट्स आर ऑन रिस्टोरिंग द एग्जिस्टिंग वाटर सेट, यानी जो एग्जिस्टिंग वाटर सेट है उसको रिस्टोर करने पे मोस्टली एफर्ट किया जा रहा है। अब फोरेस्टेशन जो एक मेजर रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग न्यू वाटर सेट। पीपल लिविंग इन एरिड और सेमी एरिड रीजन आर द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन इट कम्स टू लैक ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजप्शन एंड हाउस होल्ड यूज। Places with forest have several sources of water as opposed to the places with tree where the mostly rely on flood water conservation. Afforestation can help to improve watershed of arid or semi-arid area. Tree help to bring more rain in the region. Tree also ensure that the water is better held in soil, improving the underground water table. यानी ये क्या करेगा, ये एक तरह का इम्बार्कमेंट का काम करता है ना, तो वाटर को क्या करेगा, रोक करके रखेगा ताकि ग्राउंड वाटर क्या कर सके, रिचार्ज हो सके। तो ये वाटर शेड को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है। वाइल्ड लाइफ में जंगली जानवर का बात हो रहा है कि अगर आप फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हो तो जो वहाँ पे यानी जो वाइल्ड लाइफ जो डिपेंडेंट था उस फॉरेस्ट पे, उसका क्या हो रहा है, वो भी वहाँ से भी क्या हो रहा है, हट रहा है, क्योंकि उसका हैबिटेट का लॉस हो रहा है। धीरे धीरे वो एक समय ऐसा होगा कि वो जाकर के एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर आप फॉरेस्ट लगाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसका यानी जो एक्टिविटी था वो फिर से रिस्टोर किया जा सकेगा। इसके कारण से क्या होगा, वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या होगा, प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। तो वही आप देख सकते हो, व्हेन फॉरेस्ट डिमिनिशेस द वाइल्ड लाइफ आल्सो डिमिनिश। वाइल्ड एनिमल सफर मोस्ट व्हेन ह्यूमन इन्वेड फॉरेस्ट एंड द अदर habitats. Today most of the places where humans have built city and estated used for grazing और dwelling purposes wildlife, जो कि मेनली क्या हुआ करता था, ग्रेजिंग के लिए यूज हुआ करता था और ड्वेलिंग पर्पसेस के लिए यूज हुआ करता था वाइल्ड लाइफ के लिए। वहाँ पे आज क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एज ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यू टू एक्सपांड द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ लिविंग इन अनप्रोटेक्टेड एरिया हैज dwindled. Furthermore, unless drastic measure has embraced, most of these animal will become extinct. अगर आप जब तक ड्रास्टिक मेजर नहीं लोगे तब तक क्या होगा, ये एनिमल जो होगा, जो जिसका हैबिटेट लॉस हो चुका है, उसका फूड लॉस हो चुका है, यानी उसका पूरा सर्विस जो इकोसिस्टम सर्विस था वो लॉस हो चुका है, वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो वाइल्ड लाइफ जा करके। अब फोरेस्टेशन इसी को जो है रिस्टोर करने में हेल्प करता है। फिर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अगर आप मान लो
किसी एरिया में फॉरेस्टेशन करते हो, तो अफॉरेस्टेशन के लिए भी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, लेबर चाहिए, यानी खुदाई के लिए लेबर चाहिए, प्लांटिंग के लिए लेबर चाहिए, तो उसको एम्प्लॉयमेंट देगा। दूसरा चीज़, टिम्बर इंडस्ट्री उससे ग्रो करेगा। टिम्बर इंडस्ट्री जो होता है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में डायरेक्ट जाकर के आप पेड़ को यानी ट्री को कट किया वहाँ पे जाकर के यानी पहुँचा दिया, वैसा नहीं होता। वो क्या होता है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में यूज होने से पहले वो क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है। ये प्रोसेसिंग में भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर ये वुड इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कॉटेज इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और अगर आप अफॉरेस्टेशन कर रहे हो, मान लो एक कोई फार्मर है, वो अफॉरेस्टेशन कर दिया है, यानी कुछ फील्ड पे जो है अपना वो अफॉरेस्टेशन, यानी समझ लो एग्रो फॉरेस्ट्री मान लो किया। एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स वो कल्टीवेशन के साथ साथ फॉरेस्टेशन भी कर रहा है, यानी जो उसका लैंड है, यानी मान लो एक लैंड है, लैंड में यहाँ पे मान लो कोई क्रॉप कल्टीवेट किया और साइड में मान लो यहाँ पे या रो में ट्री को भी कल्टीवेट यानी प्लांट कर दिया, तो इससे क्या होगा, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना उसका, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो इससे क्या हो रहा है, उसका इनकम भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब बेनिफिट हो गया, यानी अफॉरेस्टेशन का बेनिफिट हो गया। तो क्यों ज़रूरी है ये, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये सब आप मेनली लिख सकते हो कि इकोनॉमिक यानी बेनिफिट्स हो गया, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो गया, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हो गया। तो ये सब आप पॉइंट बना करके आप लिख सकते हो कि अगर आपको बेनिफिट्स के बारे में पूछे तो अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए है एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाया है 1988 में। ये दूसरा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। इसके पहले भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आ चुका है 1952 में, और जो रिसेंट आने वाला है वो 2020 का है। वो ड्राफ्टेड है, अभी पास नहीं हुआ है क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसलिए वो अभी पास नहीं हुआ है। तो अभी 2 ही फॉरेस्ट पॉलिसी अभी तक आया है, एक 52 में और एक जो है 1988 में। तो इसका मेन एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम लोग अभी देखते हैं। इसका जो मेन एम है कि 33% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया 28 मिलियन हेक्टेयर जो है, उसका 33% जो है जोग्राफिकल एरिया, यानी 1/3 जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, वो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंडर लाया जाएगा, जिसका मेन मकसद होगा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। इस एम के साथ जो है ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया। पहले तो आप ये समझ लो कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है। जब भी कोई पॉलिसी डिज़ाइन होता है तो उसमें क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, और फिर उसमें एक्शन होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पॉलिसी, तो ये उसी तरह से ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसमें क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, यानी इसका मेन एम है कि 33% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, वो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंदर लाया जाएगा, जिसका मेन मकसद होगा क्या चीज़, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को यानी प्रमोट करना, मेंटेन करना। अब इस पॉलिसी में जो है किस तरीके से यानी एक्शन लिया जाएगा, तो इन दिस पॉलिसी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और लोकल विलेजेज वर्क टुगेदर टू मैनेज फॉरेस्ट, यानी इसमें जो है लोकल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया गया है, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स गवर्नमेंट और लोकल पीपल दोनों को इन्वॉल्व किया गया है फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। फॉर द लोकल विलेजेज वर्क क्रेडिटेड विथ 24% ऑफ द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया। इसके लिए जो है यानी लोकल पीपल को यानी इंसेंटिवाइज करने के लिए इसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है कि जो फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा, उससे जो इनकम आएगा उसका 25% जो होगा उस लोकल विलेज को दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी पॉलिसी होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। आइए क्या हो गया इसका एक्शन, कि इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रिजर्व करते हुए एंड थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। फिर उसी तरीके से क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जो कंट्री का नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी इसको कंजर्व करना। अब नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है, नेचुरल हेरिटेज का मतलब हो गया कि जो सबसे मान लो कि आप 400-500 साल पुराना एक यानी फॉरेस्ट है, लैंड है या ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसी को बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज, यानी जो अपने पूर्वज से मिला है, जनरेशन से, पिछले जनरेशन से हम लोगों को ट्रांसफ़र हुआ है, उसी को यानी प्रोटेक्ट करना। तो ये नेचुरल हेरिटेज हो गया। चेकिंग सॉइल इरोजन एंड इनंडेशन इन द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, लेक्स, रिजर्वायर्स
यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, और डिनंडेशन इन द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, लेक्स और रिजर्वायर्स, इसको प्रिवेंट करना, चेक करना। इंटरेस्ट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर मिटिगेटिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट फॉर रिटार्डेशन ऑफ सिल्टेशन एंड रिजर्वायर, इसको मेनली हेल्प करना। चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट एरिया, उसी तरीके से जो है सैंड ड्यून्स जो है डेजर्ट एरिया में उसको चेक करना, जैसे राजस्थान वाला एरिया में हो गया और कोस्टल एरिया में हो गया। इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसको सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करना इन द कंट्री थ्रू मैसिव एफोरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम की हेल्प से। तो ये देखो अब एक्शन भी दिया गया है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, स्पेशली ऑन ऑल डिनंडेड और डिग्रेडेड और अनप्रोडक्टिव लैंड, मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वुड फॉडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल टिम्बर ऑफ रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन। यानी रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन इसका मेनली क्या पर्पस होता है, यानी वुड से फॉरेस्ट से क्या क्या इसको बेनिफिट होता है। तो एक तो फ्यूल वुड के लिए यूज किया जाता है, फॉडर के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और स्मॉल टिम्बर के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट इसेंशियल और नेशनल नीड्स encouraging efficient utilization of forest produce, maximizing substitution of food, creating massive people's movement, यानी एक होता है ना क्या बोलते हैं जन जागरूकता अभियान, यानी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। साथ ही साथ वुमन का भी इन्वॉल्वमेंट को इसमें प्रमोट किया गया है कि वुमन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि वुमन ज़्यादा कॉन्शियस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि चिपको मूवमेंट। लेकिन ये फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इसमें कुछ कंसर्न है। इसमें कंसर्न क्या है कि पहला चीज़ कोई ऑफिशियल डिफिनीशन नहीं है, फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, फॉरेस्ट का कोई ऑफिशियल डिफिनीशन नहीं है। जब फॉरेस्ट का कोई ऑफिशियल डिफिनीशन नहीं है तो क्या होगा कि डिफरेंट स्टेट में जो है फॉरेस्ट का डिफिनीशन अलग अलग है। फिर इसी तरीके से इट डजेंट कवर प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, यानी डिग्रेडेड लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया गया। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो जो ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 2020 इसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश किया गया है। ये हो गया आपका ये चीज़ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है अप्रूव कर दिया था फॉरेस्ट पॉलिसी को, ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को, और ये जो है पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट के पास भेज दिया था कंसिडरेशन के लिए। जून 2020 का ये न्यूज़ है। न्यू पॉलिसी जो है अभी तक पेंडिंग है 2016 से ही। इट इज़ एन ओवर आर्किंग पॉलिसी, यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, यानी ओवर आर्किंग करने का मतलब उसको रिप्लेस कर देगा ये। दिस विल बी द थर्ड नेशनल पॉलिसी। पहला था आप बता दिए थे 1952, दूसरा 1988 में। वाइल द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अगर आप देखोगे 1952 वो केवल फोकस करता था प्रोडक्शन और रेवेन्यू जनरेशन पे, और वहीं पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 वाला यानी प्रेजेंट वाला जो है वो किस पे फोकस करता है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ये दो चीज़ पे फोकस करता है। जबकि जो ड्राफ्ट न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ये जो है वाटर कंजर्वेशन पे भी फोकस कर रहा है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे भी फोकस कर रहा है थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड फाइनली टू सिक्योर लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना। और टारगेट क्या है, इसमें भी टारगेट वही है जो 1988 वाले फॉरेस्ट पॉलिसी में है कि 33% जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया जो कि फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर लाया जाएगा, और जो हिली एरिया में है वहाँ पे 2/3 एरिया जो है हिली एरिया का वो फॉरेस्ट और ट्री कवर के में लाया जाएगा। की स्ट्रेकिंग पॉइंट इसका क्या है, अंडरमाइनिंग दी राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, यानी क्यों ये जो कंट्रोवर्सी उभर के आ गया है, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है उसका जो राइट है उसको कहीं ना कहीं यानी अंडरमाइन किया गया है। फिर प्राइवेट प्लेयर को इसमें इन्वॉल्व किया गया है एफोरेस्टेशन के लिए। रेदर देन फोकसिंग ऑन फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन इट टॉक्स अबाउट रेजिंग प्लांटेशन, यानी ये फॉरेस्टेशन के बजाय क्या कर, यानी फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के बजाय ये क्या कर रहा है, न्यू प्लांटेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ये था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में। ठीक उसी तरीके से आप देखे थे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हेल्प से और लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन के हेल्प से। तो उसी को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या हो गया कि जो कंट्री का फॉरेस्ट रिसोर्स है उसके गवर्नेंस में यानी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट करना, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है एक इनिशिएटिव है टू इंस्टीट्यूशनलाइज द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी, यानी लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना फॉरेस्ट रिसोर्स को प्रिजर्व करने में। लिविंग क्लोज टू दी फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट के आसपास यानी फॉरेस्ट फ्रिंज एरिया में जो रह रहा है उसको। दिस इज ए को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है टू डेवलप पार्टनरशिप बिटवीन दी फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के
के साथ क्या किया जाएगा, एक पार्टनरशिप किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और ज्वाइंटली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन। यानी सिंपल एक समझो कि ये को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है गवर्नमेंट यानी फॉरेस्ट डिवीजन हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, और फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी। फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी कहने का मतलब कि जो भी फॉरेस्ट के आसपास, उस फॉरेस्ट के आसपास जो भी लोकल कम्युनिटी रह रहा है और उस पर अपना लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, उसी को बोलेंगे फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी। तो फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में क्या होगा, एक पार्टनरशिप किया जाएगा। किसके बेसिस पे, तो म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी दोनों के एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, और ज्वाइंटली डिफाइंड रोल, यानी दोनों मिलकर के अपना रोल डिफाइन करेगा कि मेरा काम क्या होगा, तुम्हारा काम क्या होगा, इस तरीके से। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, लोकल कम्युनिटी का काम क्या होगा, दोनों मिलकर के डिफाइन करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा विथ रिगार्ड टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और रीजनरेशन से रिलेटेड। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है स्टार्टेड इन कॉन्सेंस विथ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये बताया गया है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ही इसको बताया गया था कि ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हेल्प से हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। विच हैज़ रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, हैज़ issued necessary resolution and guidelines subsequently to initiate such institution and extending it further। और इसी से रिलेटेड जो है यानी लोकल लोगों को शामिल करने के लिए इससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन और रेजोल्यूशन इशू किया था। मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है अपना अपना रेजोल्यूशन इशू किया, गाइडलाइन इशू किया। अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी वो दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट करेगा टू फॉर्म ए कमेटी, और इसके हेल्प से क्या किया जाएगा, एक कमेटी यानी कंस्टिट्यूट किया जाएगा। यानी क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसका मेन पर्पस होगा कि मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को बाय शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट, दोनों कॉस्ट और बेनिफिट को शेयर करते हुए। कॉस्ट और बेनिफिट शेयर करने का मतलब अगर फॉरेस्ट से कुछ बेनिफिट होता है तो वो जो बेनिफिट होगा दोनों में डिवाइड होगा, लोकल कम्युनिटी में भी डिवाइड होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी डिवाइड होगा। और कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी दोनों मिलकर के शेयर करेगा उसका मैनेजमेंट का कॉस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म सच कमेटी, और ये जो कमेटी जो फॉर्म किया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह का इनिशिएटिव लेगा कमेटी को फॉर्म करने के लिए बाय डायरेक्टली टॉकिंग टू द लोकल कम्युनिटी और थ्रू द हेल्प ऑफ एनजीओ। एनजीओ के हेल्प से भी किया जाएगा, एनजीओ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए, बताने के लिए लोगों को, मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के लिए पर्पस के लिए, ऑफन एक्ट एज ए फैसिलिटेटर इन कंस्टिट्यूटिंग दिस पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव जो है इसका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का इज द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। यानी एक जो इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रिहेबिलिटेट करना, फिर से यानी रिवाइव करना विद द लोकल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी हो गया, लोकल कम्युनिटी के लिए भी हो गया। इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द रीजनरेटेड फॉरेस्ट, दोनों के लिए इससे बेनिफिट होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मेन एम है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वो भी हो जाएगा, और जो लोकल कम्युनिटी का जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो भी मिल जाएगा वो उन लोगों को। तो ये हो गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये सब आपको प्रोग्राम ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है कि स्टेप्स क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ने फॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह से एक स्कीम है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो है, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सबसे पहले जो टर्म यूज किया गया था 1976 में, जो नेशनल कमीशन जो एग्रीकल्चर पे बना था, वही जो है फर्स्ट टाइम इसको, इस टर्म को यूज किया था सोशल फॉरेस्ट्री। उसके बाद जो है इस सोशल फॉरेस्ट्री जब टर्म यूज हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है सोशल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम था ऑफ टेकिंग द प्रेशर ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट पे जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है, रिलीज करना, मेकिंग यूज ऑफ ऑल अनयूज्ड एंड फेलो लैंड, यानी जो अनयूज्ड लैंड है और जो फेलो लैंड है उस पर फॉरेस्ट यानी ट्री को प्लांट करते हुए जो मेनली नेचुरल फॉरेस्ट पे जो प्रेशर है उसको यानी रिलीज करना। अब देखो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर क्या क्या किया जाएगा, तो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर ये बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया मतलब जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट डिक्लेयर किए हुए हैं, डेट आर क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट, जो भी ह्यूमन सेटलमेंट के क्लोज में है यानी नज़दीक में है, आसपास में है, हैव बीन डिग्रेडेड, और वो लैंड अगर डिग्रेड हो गया, जो भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया जो कि डिग्रेड हो गया, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट आसपास में है, ओवर द ईयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी नीडेड टू बी एफोरेस्टेड, उसको क्या करना है, एफोरेस्ट करना है। फिर क्या है कि जो है ट्री को प्लांट किया जाएगा अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास प्लांट किया जाएगा। फिर रेलवे लाइन के आसपास किया जाएगा प्लांटेशन।
फिर रोड साइड, रिवर, कैनाल बैंक्स, ये सब के आसपास क्या होगा, ट्री का प्लांटेशन किया जाएगा, फोरेस्टेशन किया जाएगा। दे वर प्लांटेड इन विलेज, कॉमन लैंड, गवर्नमेंट वेस्ट लैंड और पंचायत लैंड, ये सब पे प्लांटिंग किया जाएगा। यानी एक तो पंचायत प्लांटेड जो होगा, प्लांट जो होगा विलेज का जो कम्युनिटी लैंड होता है वहाँ पे किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट का जो वेस्ट लैंड होता है, जो गवर्नमेंट का आपने सुना होगा कि गर्मजरुआ ज़मीन, तो वहाँ पे किया जाएगा। फिर पंचायत लैंड हो गया, वहाँ पे किया जाएगा। तो इसमें जो होगा 5 स्ट्रेटजी अपनाया गया है कि अगर आप सोशल फॉरेस्ट्री को अगर आप यूज करते हो, प्लांटेशन सोशल फॉरेस्ट्री के हेल्प से अगर आप प्लांटेशन करते हो, तो ये कॉमन मैन को हेल्प, जो यानी जो आम आदमी है, मैंगो पीपल यानी कॉमन मैन जो है उसको हेल्प करेगा। फूड में भी, फूड एक्सेस में हेल्प करेगा, यानी फूड प्रोवाइड करेगा, फ्यूल वुड प्रोवाइड करेगा, पाउडर प्रोवाइड करेगा, फाइबर प्रोवाइड करेगा, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेगा। इसलिए जो है जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया था, नेचुरल फॉरेस्ट था, उस पर जो प्रेशर था वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम द गवर्नमेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द लोकल कम्युनिटी, यानी इसी स्कीम के यानी इंट्रोडक्शन के बाद से जो है, यानी जब से ये लॉन्च किया गया तो पहली बार जो है गवर्नमेंट ने जो है लोकल कम्युनिटी का जो है राइट टू फॉरेस्ट रिसोर्स उसको रिकॉग्नाइज किया एंड इनकरेज रूरल पार्टिसिपेशन इन मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्स में मैनेजमेंट करने के लिए यानी रूरल लोगों को यानी लोकल पीपल को शामिल किया गया। थ्रू दी सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम द गवर्नमेंट हैज़ इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज पार्ट ऑफ ड्राइव टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन एंड रिहेबिलिटेटिंग दी डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड कॉमन लैंड। अब सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो है इसको डिफरेंट ग्रुप में ग्रुप कर दिया गया है। तो पहला है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब कि इंडिविजुअल फार्मर जो है वो अपने फार्म पे यानी एग्रीकल्चर लैंड है कोई, वहाँ पे अगर वो प्लांट कर रहा है तो उसको बोलेंगे फार्म फॉरेस्ट्री। इंडिविजुअल फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू प्लांट ट्री ऑन देयर ओन फार्म लैंड, यानी जहाँ पे वो खेती कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, टू मीट दी डोमेस्टिक नीड ऑफ फैमिली, यानी जो भी उसका डोमेस्टिक नीड है फैमिली का, जैसे कि मान लो फ्यूल के लिए ज़रूरी है या टिम्बर के लिए ज़रूरी है या अदर पर्पज़ के लिए, फूड के लिए ज़रूरी है, तो वो जो भी डोमेस्टिक नीड है उसको वो फुलफ़िल कर सके, तो उसी को बोलेंगे फार्म फॉरेस्ट्री। नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री इज़ द मेन थ्रस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट इन द कंट्री टुडे। लेकिन नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री जो है वो ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है सोशल फॉरेस्ट्री में। इट इज़ प्रोवाइड शेड फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप। अब क्या होगा, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एक तो क्रॉप अगर आप फार्म लैंड पे कर रहे हो तो उसके कारण से क्या होगा कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को शेड प्रोवाइड करेगा, फिर विंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा, सॉइल कंजर्वेशन भी प्रोवाइड करेगा, और टू यूज वेस्ट लैंड को भी यूज करने में हेल्प करेगा। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री मतलब जो कम्युनिटी लैंड पे ऐसी प्लांटिंग किया जाएगा, वो प्राइवेट लैंड पे नहीं होगा बल्कि कम्युनिटी लैंड पे, यानी जो पूरा गांव वाले लोगों का होगा। ऑल दी प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड द इंटायर कम्युनिटी एंड नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। द गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सीडलिंग। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लिया कि जो सीडलिंग है, नहीं जो पौधा है, फर्टिलाइज़र है, ये सब कौन देगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन कम्युनिटी का केवल काम है कि मैनेजमेंट यानी ट्री को प्रोटेक्ट करना, ये कम्युनिटी का काम है। फिर है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री करने का मतलब कि अब जो है यानी फार्म फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के बियॉन्ड करना मतलब जैसे रोड के साइड में लगाना, कैनाल के साइड में लगाना, रेलवे लाइन के अलॉन्ग लगाना, वाटर शेड अलॉन्ग विथ प्लांटिंग ऑन वाटर शेड हो गया, जिसे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हो गया, इसको बोलते हैं। इंक्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ फॉरेस्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर हैज़ बीन क्रिएशन ऑफ वुड लॉट्स इस यानी इस स्कीम के थ्रू क्या हुआ, वुड लॉट्स क्रिएट किया गया विलेज कॉमन लैंड में, गवर्नमेंट वेस्ट लैंड एंड पंचायत लैंड पे। फिर हो गया रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री क्या हो गया कि रेजिंग ट्री यानी ट्री को प्लांट करना मेनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन अलोन। रिक्रिएशन करने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप मान लो एक यानी आप पार्क है, पार्क में आप प्लांटिंग कर रहे हो मतलब क्या चीज़ कि आप सुबह सुबह जाओगे वहाँ पे योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो ये क्या होगा, रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए हो गया। तो इसी को बोलेंगे रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, जो कि रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए यूज किया गया। तो इस तरीके से ये हो गया सोशल फॉरेस्ट्री। चौथा स्कीम जो है वो है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है 2002-03 में लॉन्च किया गया था। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का नहीं मतलब ये एक बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम होगा, तो उसको बोलेंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है ये है नेशनल अफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे लॉन्च किया था। यानी ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल एफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये क्या है, नेशनल एफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो है एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये एक बॉडी जो है 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना एंड
प्रोवाइड फिजिकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू दी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी है। इसका मेन मकसद है नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम का कि फिजिकल और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी को। फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो है इस प्रोग्राम का जो है इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, तो उसको जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब एम इसका क्या है, जो प्रोग्राम है इसका एम क्या है, तो इसका मेन एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और मैनेजमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फंक्शन टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी एट द विलेज लेवल। यानी देखो ये इसका मेन एम ये है कि जो भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है विलेज लेवल पे, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उसका जो ऑन गोइंग प्रोसेस है यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का, मैनेजमेंट का, यानी जो ये चला रहा है, ये ऑलरेडी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ये चला रहा है उसको मेनली क्या करना, सपोर्ट करना और एक्सेलरेट करना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो डिग्रेड हो चुका है फॉरेस्ट उसका इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने का मतलब जो इकोसिस्टम सर्विसेज वो प्रोवाइड करता था उसको फिर से रिस्टोर करना। इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी। अब देखो जो फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंट कम्युनिटी था, यानी जो डिपेंडेंट था लाइवलीहुड के लिए, जो उसके आसपास का एरिया पे जो लोगों यानी लोकल पीपल रह रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए था, तो उसका जो लाइवलीहुड था उसको इम्प्रूव करना। फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम का, तो वो है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड टू डेवलप फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद द पीपल पार्टिसिपेशन, यानी लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन के हेल्प से फॉरेस्ट रिसोर्स को क्या करना, डेवलप करना। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो इसको इम्प्लीमेंट जो है 3 इंस्टीट्यूशनल सेटअप के थ्रू किया जाएगा, यानी 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडी इसको क्रिएट किया गया है। नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे, फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे और एक लोकल लेवल पे यानी विलेज लेवल पे। तो जो स्टेट लेवल पे होगा वो होगा स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, और जो फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे होगा वो होगा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, और जो विलेज लेवल पे होगा वो क्या होगा, एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। यानी 3 इंस्टीट्यूशन, 3 टियर इंस्टीट्यूशनल सेटअप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी 3 इंस्टीट्यूशन जो होगा इसको रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कुछ इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ अलग काम होगा। यानी ये लोकल लेवल पे यानी इम्प्लीमेंट करेगा, ये फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे करेगा, ये स्टेट लेवल पे मॉनिटर करेगा। अब इसका कंपोनेंट देखोगे प्रोग्राम का क्या है, तो इसका जो मेजर कंपोनेंट है स्कीम में उसको जो इंक्लूड किया है वो 7 प्लांटेशन मॉडल को इंक्लूड किया गया। 7 प्लांटेशन मॉडल क्या है, इसका मेन है कि मेंटेनेंस ऑफ प्रीवियस ईयर प्लांटेशन एंड एंसिलरी एक्टिविटी लाइक सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटी। यानी इसका मेन मकसद है कि जितना प्रीवियस ईयर प्लांटेशन हुआ था उसको मेंटेन रखना, उससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा एंसिलरी एक्टिविटी जैसे हो गया सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन हो गया, उसका एक्टिविटी को भी प्रमोट करना है कि सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है उसको प्रमोट करना। फिर फेंसिंग करना, ओवरहेड करना, फिर माइक्रो प्लानिंग करना, अवेयरनेस रेजिंग करना है यानी अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंट्री पॉइंट एक्टिविटी हो गया उसी तरीके से। तो ये 7 कंपोनेंट है इसका। फिर फंडिंग इसका जो होगा किस तरीके से होगा, तो फंडिंग इसका जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये 60:40 के रेशियो में ये जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर होगा फंडिंग। यानी 60% जो फंडिंग आएगा वो सेंटर के तरफ से मिलेगा और 40% जो फंडिंग होगा वो स्टेट के तरफ से होगा। और वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो गया और हिली स्टेट में होगा, यही जो शेयरिंग का रेशियो होगा वो होगा 90:10, यानी सेंटर जो है 90% शेयर करेगा और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट जो होगा वो 10% शेयर होगा। अगर 2000 से यानी जब से ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम तब से आप देखोगे तब अभी तक 4000 करोड़ रुपया लगभग 2018-19 तक इसमें अलोकेट कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, जो कि यूटिलाइज किया गया है 21 लाख हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करने के लिए सैंक्शन एरिया। तो हम लोगों ने एक बॉडी देखा था, वो था नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, उसी का था नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो ये देखते हैं ये क्या है, तो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो अगस्त 1992 में इसको यानी लॉन्च किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसका मेन पर्पस है फॉर प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन द कंट्री विथ स्पेशल अटेंशन टू द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। यानी ज़्यादा फोकस किस पे देना है, स्पेशल फोकस किस पे देना है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को, लैंड्स एडजॉइनिंग टू द फॉरेस्ट एरिया, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया एज वेल एज द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, जिसे हो गया वेस्टर्न हिमालय, अरावली हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। द डिटेल
रोल एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल अफॉरेस्टेशन इन इको डेवलपमेंट बोर्ड आर गिवन बिलो, यानी ये सब इसका डिटेल रोल दिया गया है कि क्या क्या इसका है रोल। ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है ये बोर्ड। तो इसका जो डिटेल रोल दिया गया है, इवॉल्व मैकेनिज्म, यानी एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना, तैयार करना फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया के लिए एंड एडजॉइनिंग लैंड्स थ्रू सिस्टमेटिक प्लांटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यानी एक इवॉल्व मैकेनिज्म को तैयार। फिर इसी तरीके से हो गया रिस्टोर थ्रू नेचुरल रीजनरेशन, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड मीट द फ्यूलवुड फॉडर नीड्स टू द रूरल कम्युनिटी। फिर रिस्टोर फ्यूलवुड हो गया, फॉडर हो गया, टिम्बर हो गया एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड एडजॉइनिंग लैंड इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ द, यानी ये सबको रिस्टोर करना। फिर स्पॉन्सर रिसर्च को स्पॉन्सर करना, एक्सटेंशन ऑफ रिसर्च, फंडिंग टू डिसमिनेट न्यू एंड प्रॉपर टेक्निक्स, ताकि नया से नया, यानी रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करना ताकि नया से नया टेक्नोलॉजी और प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके रीजनरेशन और डेवलपमेंट के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट और एडजॉइनिंग लैंड्स को। क्रिएट जनरल अवेयरनेस को क्रिएट करना, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द एक्शन प्लान फॉर एफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंट। कोऑर्डिनेट करना, यानी दूसरे लोकल पीपल के साथ कोऑर्डिनेट करना का मतलब मिलजुल करके काम करना। अंडरटेक ऑल अदर मेजर नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, यानी और भी अदर नेसेसरी मेजर जो होगा, जो भी लगता है जरूरी, उसको ये लेगा, यानी उस मेजर स्टेप्स को ये लेगा। तो उसी के अंदर जो है कि ये नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था अफॉरेस्टेशन के लिए। फिर उसी तरीके से देखो नेक्स्ट जो है वो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। ये जो आप जानते होंगे अगर आप पढ़े होंगे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है पेरिस एग्रीमेंट में, तो उसी के तहत ये लॉन्च किया गया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें 8 मिशन है। 8 मिशन में से एक मिशन जो है वो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जो कि डील करता है, यानी नेशनल एक्शन फॉर प्लान क्लाइमेट चेंज, ये डील करता है कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान टू इंक्रीज ग्रीन कवर, फोकसेस ऑन बायोडाइवर्सिटी, वाटर, बायोमास, मैंग्रोव्स, वेटलैंड, क्रिटिकल हैबिटेट्स विथ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एज ए को बेनिफिट, यानी ये इसका इस चीज़ से ये डील करता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इसका जो मेन मकसद है, यानी इसमें यानी ये जो टारगेट लिया गया है, ये टारगेट्स इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी जो फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है 5 मिलियन हेक्टेयर से इंक्रीज कर देगा 10 साल में, यानी 10 साल के अंदर जो है 5 मिलियन हेक्टेयर का इंक्रीज करेगा फॉरेस्ट और ट्री कवर में। और जो है जो यानी अनदर जो है 5 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड है, उसका क्वालिटी को, यानी जो एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसका क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, यानी इम्प्रूव करेगा। और 5 मिलियन हेक्टेयर के जो है न्यू फॉरेस्ट कवर जो है क्रिएट करेगा 10 साल में। तो वही है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। दूसरा स्कीम है नेशनल वन उद्यान योजना, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है सिटी फॉरेस्ट क्रिएट करना म्यूनिसिपल काउंसिल के हेल्प से, जो कि हर एक सिटी में क्या करेगा, एक सिटी फॉरेस्ट क्रिएट करेगा, जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल को दिया गया है टारगेट। फिर नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन जो है 2016 में लॉन्च किया गया। इसका एम है कि जो है 1 लाख किलोमीटर जो हाईवे है उसके अलोंग जो है ग्रीन कैनोपी डेवलप करना, यानी प्रोवाइड करना, यानी प्लांटेशन करना। फिर उसी तरीके से है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, यानी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, यानी जो फॉरेस्ट फायर होता है उसको प्रिवेंट करना और उसको मैनेज करना। ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है। ये जो है रिप्लेस किया इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, जो कि दिसंबर 2017 में इसको रिप्लेस किया है, यानी इस फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम जो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, उसको रिप्लेस किया दिसंबर 2017 में। इसका मेन काम क्या है, अंडरटेक्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, यानी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड मेजर्स को लेता है, यानी इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग फायर प्रिवेंशन हो गया एंड मैनेजमेंट, सर्वेइंग एंड डिमार्केशन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, इरेडिकेशन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। फिर 2017-18 फिजिकल ईयर के लिए अगर देखोगे लगभग 49 करोड़ के आसपास जो है फंड इसको एलोकेट किया गया था इस स्कीम को। अब जो देखो 9 नंबर पे है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कैंपा इसको बोलते हैं। ये सिंपल समझो, ये इससे तो पहले ये समझो कि 2019 में यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, 2 क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। आप देख सकते हो 2019 वाली क्वेश्चन, तो यहाँ से आया था। तो ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसको समझने से पहले हम लोग कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन को पढ़ते हैं। तो देखो फॉरेस्ट जो लैंड होता है, फॉरेस्ट लैंड जो होता है
उसको जो होता है वहाँ पे, चूँकि आप देखो फॉरेस्ट लैंड तो है, लेकिन वहाँ पे अब मान लो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन वो फॉरेस्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं है। मान लो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो रोड कंस्ट्रक्शन करना है फॉरेस्ट लैंड से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है एक एक्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसके अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आप फॉरेस्ट को, यानी फॉरेस्ट लैंड को, अगर आप नॉन फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए उस लैंड को अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, यानी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो वो यानी मेंशन है किस में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। और ये जो यानी जो फॉरेस्ट का यानी जो ट्रांसफ़र होगा, यानी जो फॉरेस्ट लैंड का जो ट्रांसफ़र होगा नॉन फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, वो जो ट्रांसफ़र होगा वो किसके यानी परमिशन से होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के यानी परमिशन से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा, उसी के परमिशन, उसका परमिशन चाहिए। वो इसमें दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। तो आप देखो, जब फॉरेस्ट लैंड को आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए जब ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है इसके बदले में जो है आपको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। ये जो कंपनसेशन पे होगा, तो कंपनसेशन किस फॉर्म में हो सकता है, वो पैसा भी दिया जाएगा और कब यानी मनी के फॉर्म में होगा, वैल्यू दिया जाएगा उसका। अब वो जो वैल्यू दिया जाएगा वो होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है ये आप समझो। नेट प्रेजेंट वैल्यू कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है, यानी एक लैंड है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट कवर है। अब ये जो है इसका इकोसिस्टम, बहुत सारी ये इकोसिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो वहाँ पे जो यानी वाइल्ड लाइफ जो रह रहा था उसके लिए हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा था, फूड प्रोवाइड कर रहा था, फिर जो लोकल कम्युनिटी रह रहा था उसके लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा था, फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, फिर इसी तरीके से यानी बहुत सारे ये क्या कर रहा था, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन मान लो यहाँ से एक रोड बनना है, तो इसको आप कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो परमिशन तो मिल गया, इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। उसी कंपनसेशन के हेल्प से क्या किया जाएगा, जितना लैंड यहाँ पे आपने डिफॉरेस्ट किया है उसको अब क्या करना पड़ेगा, उतना ही लैंड में फिर से फॉरेस्ट कहीं दूसरी जगह पे या यहीं आसपास एरिया में क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये जो अफॉरेस्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया गया वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। यानी स्टेट गवर्नमेंट अफॉरेस्टेशन करेगी। जो यूजर है, यानी मान लो एक रिलायंस है, एग्जांपल के लिए आप मान लो रिलायंस मान लो यहाँ पे एक कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहती है। मान लो एक फैक्ट्री बनाना चाहती है, इसने गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि मुझे इसको कट करना है, तो ठीक है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये कंपनसेशन क्या करेगा कि ये यानी पैसा दे दिया वो जा करके जमा हो जाएगा फंड में। अब फंड में जमा हो जाएगा, ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट इसी फंड को यूज करके क्या करेगी, अब दूसरे जगह पे यानी इसके आसपास एरिया में या तो कहीं दूसरे जगह पे क्या करेगी, अफॉरेस्टेशन करेगी। इसी को बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। अब देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि जब आप अफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो ये बहुत सारे क्या कर रहा था, सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। अब जब आप प्लांटेशन करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज प्लांटेशन आपने किया और कल से ये पूरा ग्रो हो करके जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा था वो पूरा प्रोवाइड करने लगेगा। इसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, यानी 10 साल 20 साल इसको टाइम लगेगा। तो उसी के आधार पर जो है, यानी ये जो कॉस्ट है इसको भी जो है शामिल किया जाता है कि जो अभी प्रेजेंट वैल्यू मान लो इसका लैंड का, यानी जहाँ पे अफॉरेस्टेशन करना है उसका लैंड का वैल्यू हो गया, उसका लैंड यानी ज़मीन का कितना दाम है, प्लस में ये इकोसिस्टम सर्विसेज कितना प्रोवाइड कर रहा था उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, और वो मॉनेटरी वैल्यू अभी क्या है अभी के टर्म में, प्लस में आपको 50 साल तक में, यानी क्योंकि इसको पूर्ण रूप से डेवलप होने में टाइम लगेगा था, 50 साल में कितना उसका वैल्यू होगा, तो वो टोटल मिला करके जो है वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी जो प्रेजेंटली आप देखोगे, ये अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। कमिटी जो यानी पर हेक्टेयर लैंड के लिए, 1 हेक्टेयर लैंड के लिए जो है यानी इतना है, 5 से 10 लाख रुपया है। अब यानी एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया था जिसने कि रिकमेंड किया है कि इसको इंक्रीज़ करके 50 लाख तक बढ़ा दो 1 हेक्टेयर। ये हमेशा रिवाइज होते रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था कि इसको जो है हर एक 3 साल में जो है रिवाइव करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू को।
तो ये जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वो डिसाइड करती है कि कितना प्रेजेंट वैल्यू होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो पहले एक कमेटी कंस्टिट्यूट करती है, वो फिर रिकमेंड करता है, उसके बेसिस पे ये अपना डिसाइड करती है। तो ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वही आप देख सकते हो, कंपनसेशन मस्ट बी पेड फॉर लॉस ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडिंग फॉर लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल लॉस है। द टोटल वैल्यूएशन ऑफ दिस कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो समझ में आ गया। दिस कॉस्ट टू बी बोर्न बाय एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे यहाँ पे रिलायंस का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो रिलायंस यहाँ पे पूरा पैसा पे करेगा। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर्म अंडर इट, द इन केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर आप डाइवर्ट कर रहे हो लैंड को, तो क्या करना पड़ेगा, द इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। यानी उतना ही लैंड जितना यानी आपने आइडेंटिफाई किया, यानी जितना आप अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन किया, उतना ही लैंड क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाएगा। फिर फंड फॉर रेजिंग कंपनसेटरी हैज़ टू बी इम्पोज, यानी फंड उसके लिए कलेक्ट किया जाएगा। फिर फॉर सर्टेन एक्टिविटी एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज किया गया है कि जैसे आप माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो, जो हजार्डस एक्टिविटी है ये में आता है। ये माइनिंग एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सटर्नल कंडीशन इम्पोज किया गया है। कि एडिशनल कंडीशन कैसे हो गया कि मेंटेनिंग द सेफ्टी जोन एरिया, सेफ्टी जोन वहाँ पे क्रिएट करके रखो, फेंसिंग करना पड़ेगा, रीजनरेशन और स्टिपुलेटेड, यानी ये सब एक्सटर्नल कंडीशन इम्पोज किया गया है। अब देखो इसके लिए जो नोडल एजेंसी होगा, अब देखो इसके लिए जो नोडल एजेंसी होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी अगर क्लियरेंस चाहिए किसी को भी, जो क्लियरेंस चाहिए यानी वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, फॉर लैंड कन्वर्जन के लिए अगर यानी अब क्लियरेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन सबसे पहले सबमिट करेगा जो उस स्टेट गवर्नमेंट में, यानी उस स्टेट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पे उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। जैसे अब रिलायंस है, रिलायंस मान लो यूपी में डेवलपमेंट करना चाहती है, यानी वहाँ पे कोई एक फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे वो डेवलपमेंट करना चाहती है, वहाँ डाइवर्जन चाहती है, यानी फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन चाहती है नॉन फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिलायंस को एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, जो यूपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यानी यूपी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास ये एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन सबमिट करेगा, इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें जो नॉन फॉरेस्ट और डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है आइडेंटिफाइड होना चाहिए, कि जो कौन सा एरिया जो है, कौन सा फॉरेस्ट लैंड को आप डाइवर्ट करना चाह रहे हो, और कहाँ पे आपने यानी अफॉरेस्टेशन करोगे, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किस एरिया में करोगे, दोनों एरिया का आइडेंटिफाइड यानी पूरा डिटेल में होना चाहिए कि कहाँ पे आप कर रहे हो अफॉरेस्टेशन। फिर जो है कितने ईयर में आप टारगेट, यानी कितने ईयर में आप अफॉरेस्टेशन कर दोगे। फिर स्पेसीज टू बी प्लांटेड, कौन सा स्पेसीज आप प्लांट कर रहे हो, कौन सा ट्री स्पेसीज वहाँ पे प्लांट कर रहे हो। एंड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्या वो एरिया सुटेबल है या नहीं है। तो वो सब सारे वो पूरा डिटेल के साथ क्या करेंगे, ये स्टेट यानी यूपी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा उसके पास सबमिट करेगा, और ये जो है फर्दर सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जब ये क्लियरेंस दे देगा उसके बाद ही वो कर सकेगा, यानी फॉरेस्ट का डाइवर्जन हो सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी फाइनल अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल चाहिए। और यही फिर डिसाइड करेगा कि कितना यानी अमाउंट जो है कंपनसेशन चाहिए, कितना फॉरेस्ट लैंड चाहिए, कितना फॉरेस्ट लैंड लॉस्ट हुआ है उसके बदले में कितना कंपनसेशन चाहिए। ये जो डिसाइड करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही करेगा। अब देखो, अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो नॉन फॉरेस्ट लैंड आइडेंटिफाई किया जा रहा है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो उसके लिए भी यानी क्राइटेरिया दिया गया है इसमें। वो क्राइटेरिया क्या होगा कि इट शुड बी आइडेंटिफाइड कंटिग्यूअस टू और प्रोक्सिमिटी टू रिजर्व फॉरेस्ट एरिया या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी जो भी फॉरेस्ट लैंड है वो पहले तो उसी के आसपास में वाले एरिया में करने की कोशिश करो। अगर वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है, यानी फॉरेस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हो, तो सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है कि सेम स्टेट में देखना है। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है तो पहले तो उस डिस्ट्रिक्ट में देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है तो फिर सेम स्टेट में करना है। अगर सेम स्टेट में भी अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि मान लो यानी डिफॉरेस्टेड लैंड अवेलेबल नहीं है,
यानी बैरन लैंड अवेलेबल नहीं है जहाँ पे अफॉरेस्टेशन किया जा सके, तो क्या करना है कि डिफॉरेस्टेड लैंड पे ही करना है, डिफॉरेस्टेड लैंड पे ही करना है। लेकिन जो डिफॉरेस्टेड लैंड पे करना है तो उसमें जो है जितना एरिया है उसका 2 गुना एरिया करना है। यानी जितना एरिया आप कर रहे थे नॉर्मल एरिया में, यानी मान लो 1 हेक्टेयर लैंड जो है ट्रांसफ़र हुआ था, फॉरेस्ट लैंड जो है ट्रांसफ़र हुआ था, तो आपको 2 हेक्टेयर जो है करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेड लैंड का एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। इफ़ लैंड अवेलेबल इन इंटायर स्टेट फंड रेजिंग फॉर कंट्री डबल एरिया, अगर मान लो पूरा स्टेट में भी अवेलेबल नहीं है, पूरा स्टेट में भी अवेलेबल नहीं है तो दूसरे स्टेट में किया जा सकेगा, लेकिन डबल दी एरिया, जितना एरिया हो रहा था उसका डबल करना पड़ेगा। उसके लिए जो है जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट का उसका सर्टिफिकेट चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तभी जा कर के वो अफॉरेस्टेशन हो पाएगा। अब देखो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, यानी अफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट वर्क कौन करेगा, यानी फंड आ गया, यानी जो यूजर है मान लो रिलायंस है, रिलायंस ने क्या किया, पैसा जमा कर दिया, पैसा जमा कर दिया, वो चला गया स्टेट फंड में, स्टेट फंड में चला गया, 90% जो होता है स्टेट फंड में चला जाता है, 10% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो स्टेट फंड में जो फंड गया है, यानी 90% जो फंड गया है, यानी मान लो 9 लाख गया है, तो 9 लाख ये जो यूज किया जाएगा, अब इसको जो है अफॉरेस्टेशन के लिए, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ये अफॉरेस्टेशन कौन करेगा, तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इसको करेगा। अब वो जो करेगा विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर करना है उसको अफॉरेस्टेशन, या तो 2 ग्रोइंग सीजन के अंदर में उसको कंप्लीट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि कितने सेपलिंग्स प्लांट करना है, यानी मान लो एक ट्री को आप कट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कितने प्लांट यानी ट्री को प्लांट करना पड़ेगा। तो ये जो है रघुनाथ झा वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का जजमेंट है, जो कि एनजीटी ने ये जजमेंट दिया है। उसमें इसने बोला कि अगर आप एक ट्री को आप कट करते हो तो उसके बदले में आपको 10 ट्री को आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ट्री को आपको प्लांट करना पड़ेगा। तो ये रघुनाथ झा वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो कि एनजीटी ने इसका जजमेंट दिया था। अब एडवांटेज क्या है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का, तो बैलेंस डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटर रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर रहा है कि आप ये तो नहीं कर सकते हो ना कि फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के आप कट ही नहीं कर सकते, तो डेवलपमेंट फिर कैसे होगा। अगर आपको रोड बनना है या रेलवे लाइन वहाँ से पास होना है तो, या कोई इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप होना है तो कैसे होगा वहाँ पे, तो आप कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। तो अल्टरनेटिव यही दिया गया है कि आप कहीं दूसरी जगह पे फॉरेस्टेशन करो और वहाँ पे आप डेवलपमेंटल वर्क करो, यानी डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द ट्री कवर को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एज द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन इज लार्जर देन द फील्ड ट्री, क्योंकि आप अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसके बदले में आपको 10 ट्री को प्लांट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि ट्री कवर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू जो पहले से फॉरेस्ट था। तो ये हो गया कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का बेनिफिट। अब देखो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, अब देखो इसको जानने से पहले इसका बैकग्राउंड समझो। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980 में ये लिखा हुआ है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा अगर आप कोई फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए यूज करते हो तो। यहाँ तक तो क्लियर था, लेकिन ये फंड कहाँ जमा होगा, इसके लिए कोई फंड नहीं था, क्रिएट किया हुआ नहीं था। तो इसी के लिए आप देखोगे कि 1980 से मई 2004 तक लगभग 9,21,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्टेड लैंड वो डाइवर्ट कर दिया गया है नॉन फॉरेस्टेड लैंड के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर लिया गया। एंड 1,14,000 हेक्टेयर हैड बीन डाइवर्टेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एडहॉक कंपनसेटरी, यानी अभी तक देखोगे 1980 से 2004 तक को यानी फंड क्रिएट ही नहीं किया हुआ था। तो इसीलिए अक्टूबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, ऑर्डर पास किया कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड क्रिएट करो, ठीक है। ये इसमें जो फंड क्रिएट होगा, इसमें जो पैसा आएगा यानी जो फंड आएगा वो कहाँ से आएगा, वो यानी जो मनी रिसीव होगा वो कहाँ से आएगा। तो पहला तो एक कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए जो फंड आ रहा है वो इसमें रिसीव होगा, फिर पीनल फॉरेस्टेशन अगर पेनल्टी लगाता है तो वो भी इसी में जाकर के जमा होगा, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है फॉरेस्ट लैंड का उसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। यानी ये सब जो भी इससे रिलेटेड जो मनी होगा वो किस में आएगा, इसी फंड में जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था उसी फंड में जाएगा। द फंड, और ये जो फंड क्रिएट हुआ है ये फंड को यूज किया जाएगा किसके लिए, फॉरेस्ट को रिजनरेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और मैनेजमेंट के लिए एंड रिलेटेड एक्टिविटी, उससे एसोसिएटेड एक्टिविटी के लिए इसको यूज किया जाएगा। अब देखो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2004 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने क्या किया, कैंपा को नोटिफाई कर दिया गया। कैंपा मतलब हो गया कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड
मैनेजमेंट फंड एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये तो नोटिफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट, यानी ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट तो इसको नोटिफाई कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2004 होने के बावजूद भी ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया, यानी अभी तक इसमें पैसे जो है जमा नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाद में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के यानी इंटरवेंशन से इसको ऑपरेशनलाइज किया गया, यानी वर्क करने लगा। उसके बाद में इसमें जो भी मनी आता था वो इसमें जमा किया जाता था। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के थ्रू बोला, ये ऑर्डर दिया कि जो भी इस एडहॉक बॉडी है, ये अभी एडहॉक बॉडी है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, अभी तक परमानेंट इसको नहीं किया गया था, कि जो भी इस एडहॉक बॉडी में जो भी मनी रिसीव हुआ है उसका जो है कैग को पावर दे दिया गया कि ये इसे ऑडिट करेगा। और ये ऑडिट करने के बाद ये पाया कि 2006 से 2012 में जो है कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन फंड में जो है जो फंड था 1200 करोड़ वो बढ़ करके 6 साल के अंदर 23,000 करोड़ रुपये आ गया। तो अभी तक आप देखो कि यानी 2004 हो गया, 2004 तक अभी तक जो है कुछ यानी कोई परमानेंट बॉडी नहीं था, कि अभी तक एडहॉक बॉडी यानी सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से चल रहा था ये। अब जब 2000 यानी अब्सेंस में था, कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, तो इसके बावजूद भी इसमें जो है 40,000 से ज़्यादा 40,000 करोड़ इससे भी ज़्यादा जो है मनी जो है कुमुलेट हो गया इसी एडहॉक बॉडी में। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है इसको जो है परमानेंट करने का यानी को सोचा, और उसने इसे परमानेंट करने के लिए और इसको जो फंड क्रिएट किया गया उसको पब्लिक अकाउंट जो है इंडिया का, और यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक अकाउंट है और स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक अकाउंट है उसके अंदर इसको फंड क्रिएट किया जाएगा। उसके लिए इसने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, द कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन फंड बिल 2050, जो कि लोकसभा में 8 मई 2015 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में ये जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया और बाद में ये जाकर के एक्ट बन जाता है, जो कि फाइनली बनता है कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। तो ये इसका बैकग्राउंड था। यानी अब ये जो है परमानेंट बॉडी हो गया, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको दे दिया गया, यानी स्टैट्यूटरी फंड है, ये लीगल बैकिंग दे दिया गया इसे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपा का? तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रमोट ऑफोरेस्टेशन को प्रमोट करना, रीजनरेशन एक्टिविटी को प्रमोट करना एज ए वे ऑफ कंपनसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूज। यानी जो भी इसमें फंड क्रिएट किया गया उसके हेल्प से क्या करना, फॉरेस्टेशन करना, रीजनरेशन एक्टिविटी, यानी जो भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया गया नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए, उससे जो भी फंड क्रिएट हुआ है यानी पैसा मिला है, मनी जो रिसीव हुआ है उसके हेल्प से ये करेगा। नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल भी इसको इस्टेब्लिश किया गया है, एक नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया एज पर दी ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विद द फॉलोइंग मैंडेट्स। यानी उसका जो ऑर्डर था उसको ये पावर दिया गया क्या कि ले डाउन ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द स्टेट कैंपा। स्टेट कैंपा के लिए वो क्या करेगा, यानी एक गाइडलाइन इशू करेगा, फैसिलिटेट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल और अदर असिस्टेंट, यानी और भी कोई असिस्टेंट का जरूरत होता है तो वो भी ये फुलफिल करेगा। मेक रिकमेंडेशन टू द स्टेट कैंपा ऑन द बेस्ट ऑफ देयर प्लान और प्रोग्राम। अगर कोई स्टेट कैंपा और जो है इंटर स्टेट या सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर स्टेट कैंपा जो है ये क्या करेगा, ये फंड को रिसीव करेगा, एडमिनिस्टर करेगा अमाउंट जो रिसीव किया गया एडहॉक कैंपा से, एंड यूटिलाइज द फंड कलेक्टेड फॉर अंडरटेकिंग कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन के लिए यूज करेगा। असिस्टेड नेचुरल जनरेशन, फिर हो गया कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसके लिए यूज किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड अदर रिलेटेड, सारा चीज़ रिपीट हो रहा है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वुड प्रोवाइड एन इंटीग्रल फ्रेमवर्क फॉर यूटिलाइजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन सम अगर टोटल देखा जाए तो प्राइम टास्क जो होगा स्टेट कैंपा का वुड बी रीजनरेटिंग नेचुरल फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग अप इंस्टीट्यूशन एंगेज इन द टास्क ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा वो था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से जो बना था वो था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन एक्ट यानी कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 जो आया उसमें क्या क्या प्रोविज़न था। पहला चीज़ तो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दिया गया था फंड को, और जो अथॉरिटी क्रिएट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल बैकिंग टू द सेंटर एंड स्टेट फंड, सेंटर और स्टेट फंड दोनों को लीगल बैकिंग मिल गया। एंड रेगुलेट हाउ दिस मनी विल बी यूटिलाइज, और इसको रेगुलेट करता था किस तरीके से। ये जो फंड क्रिएट किया गया था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट दोनों के अंदर क्रिएट किया गया था। यानी नेशनल कैंपा जो होगा वो किसके अंदर क्रिएट किया गया था, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर क्रिएट किया गया था, और स्टेट फंड जो क्रिएट किया गया था, स्टेट कैंपा जो क्रिएट किया गया था वो पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट के अंदर क्रिएट किया गया था। तो किस तरह का पेमेंट जो है इसके अंदर आएगा, इस फंड के अंदर आएगा। तो पेमेंट फॉर कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन वो भी इसके अंदर आएगा। पेमेंट फॉर लॉस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू
वो इसमें रिसीव होगा। पेमेंट फॉर वायलेशन एंड डाइवर्जन यानी पेनल्टी जो होगा उसके वो भी इसी में आएगा। एडिशनल पेमेंट जो होगा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी इसी के अंदर जाएगा। फिर हाउ द फंड विल बी स्प्लिट बिटवीन सेंटर और स्टेट, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो स्टेट को जो है 90% फंड जो है स्टेट में जाएगा और 10% जो है सेंटर के पास जाएगा। फंड विल गो टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंटर। दिस विल ब्रिंग दिज फंड विद इन दी ओवरऑल ओवरसाइट एंड कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। इसके कारण से क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट यानी नेशनल कैंपा जो कि स्टेट यानी पार्लियामेंट के ओवरसाइट में आ गया, यानी और जो स्टेट कैंपा है वो स्टेट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में आ गया। द फंड आर नॉन लैप्सेबल, फंड क्या है, नॉन लैप्सेबल है और इंटरेस्ट बियरिंग है। नॉन लैप्सेबल कहने का मतलब ये हो गया कि एक बार फंड इसमें आ चुका है तो आप यूज करो ना करो उसमें रहेगा ही, वो लैप्स नहीं होगा। यानी बहुत सारे फंड ऐसा होता है कि उसका टाइम पीरियड होता है, डेडलाइन होता है कि इतना समय के अंदर आपने यूज नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपका ऑफर रहता है ना कि इतना तारीख तक ये वाउचर को यूज नहीं किया या कोड को यूज नहीं किया तो वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये होता है, लेकिन ये जो होता है नॉन लैप्सेबल होता है, यानी आप यूज करो ना यूज करो उसमें रहेगा ही पैसा। The fund was envisaged to be used only for compensatory afforestation but Act has expanded the list of work that this money can be utilized for। यानी मेनली पहले था compensatory afforestation के लिए इस पैसे को केवल यूज किया जा सकता था, लेकिन बाद में इसको एक्सपांड कर दिया गया था। अब जो है इसको जनरल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए भी यूज किया जाता है, जिसे ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर जो चल रहा है प्रोग्राम उसके अंदर जनरल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम जो है उसमें भी यूज किया जाएगा। अब देखो मनी को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। तो स्टेट फंड जो है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन टू कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करेगा, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए यूज किया करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, फिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, ये सब के लिए यूज किया जाएगा ये फंड को। जो स्टेट के पास जो पैसा जाएगा यानी स्टेट फंड में जो पैसा जाएगा, और जो नेशनल फंड में जो पैसा जाएगा वो मेनली मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा एंड अप्रूव्ड स्कीम ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। और जो स्कीम से अदर फॉरेस्ट्री स्कीम है और वाइल्ड लाइफ स्कीम है उसमें इसका पैसा जाएगा। अब देखो फंड को मैनेज किस तरीके से होगा, तो नेशनल कैंपा को कौन मैनेज करेगा। तो जो एक्ट है नेशनल फॉरेस्ट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, वो जो है एस्टेब्लिशेस नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है, जिसका मेन काम होगा कि यानी ये कोर कमेटी होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा बॉर्डर पॉलिसी एंड डे टू डे वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसका मेन काम होगा मॉनिटरिंग करना। A specific group of expert from environment, science, economics and other field of responsible for monitoring, ये monitoring के लिए भी responsible होगा। State Campa responsible for managing the state level fund, स्टेट कैंपा जो होगा वो स्टेट लेवल के फंड को मैनेज करेगा, नेशनल कैंपा जो होगा वो नेशनल लेवल का नेशनल फंड को मैनेज करेगा। तो ये दोनों जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑडिटिंग का भी पावर दिया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कैग को पावर, उसी तरीके से इसमें भी ऑडिटिंग का प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें एनुअल ऑडिट किया जाएगा किसके थ्रू, तो कैग के थ्रू किया जाएगा। अब इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या माना जा रहा है, तो एंड द ईयर ऑफ एडोकिज्म ने अभी तक जो एडोकिज्म यानी टेम्पररी चल रहा था, टेम्पररी कैंपा चल रहा था, वो अब ख़त्म हो गया। अब स्टेटूटरी अथॉरिटी बन गया, सेंटर पे भी स्टेट लेवल पे भी। एक्सपीडिशियस यूटिलाइजेशन, अब क्या होगा, इसका फास्ट यूटिलाइजेशन होगा इस पेमेंट का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इन बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया में, क्योंकि अफोरेस्टेशन प्रोग्राम होगा तो उसके लिए भी चाहिए ना, प्लांटेशन के लिए लोगों को ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। इंक्रीज एबिलिटी ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट का भी क्वालिटी इंप्रूव होगा। और फिर है अभी जो है इसी में जो है यानी मई 2019 का न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है इसको मॉडिफाई किया है कुछ, और इसमें ये बोला है कि जिस भी स्टेट में 75% फॉरेस्ट कवर है, जिस भी स्टेट में 75% फॉरेस्ट कवर से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो वो क्या कर सकता है, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर सकता है नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के, एंड कैन नाउ कैरी आउट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन जो है दूसरे स्टेट में कैरी आउट कर सकता है। यानी जिस स्टेट में ऑलरेडी 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है फॉरेस्ट कवर का, तो दूसरे स्टेट में वो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन कर सकता है। इट विल प्रमोट ईज ऑफ बिजनेस, क्योंकि इससे क्या होगा, अब जिस स्टेट में मान लो फॉरेस्ट कवर 75% से ज़्यादा है और वहाँ पे बोल सकता है कि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे तो अब डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यूज ही नहीं किया जाएगा फॉरेस्ट लैंड को लिए। तो इसी के लिए प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किसी दूसरे स्टेट में कर लो, ताकि ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। विल गिव ए पुश टू प्रोजेक्ट स्टक फॉर वांट ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड,
केवल नॉन फॉरेस्ट लैंड के कारण से जो प्रोजेक्ट अटका हुआ था अभी तक, उसको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करेगा। एक लास्ट स्कीम है जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी स्टार्ट किया गया है, टू रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप। ये जो है जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, यानी इंडिया ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट टू रिस्टोर फॉरेस्ट लैंडस्केप इन 5 स्टेट में लॉन्च किया ओवर द नेक्स्ट 42 मंथ। ये प्रोजेक्ट जो है मेनली लॉन्च किया गया IUCN के साथ में मिलकर के लॉन्च किया गया था। इसका मेनली एम है इन्हांसिंग द कैपेसिटी ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन जो बॉन्ड चैलेंज के अंदर था कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के कैपेसिटी को यानी इम्प्रूव करना by developing and adopting best practices for sustainable land management and putting into place some monitoring protocol and combat desertification। यानी जिसका मेन मकसद है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करना सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में, और जो पुटिंग इनटू प्लेस सम मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल एंड कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इन दी फर्स्ट फेज में जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। किस स्टेट में? 5 स्टेट में किया जाएगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटका में यूज किया जाएगा। उसके ये प्रोजेक्ट जो है पार्ट है बॉन्ड चैलेंज प्लेज का, यानी जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि बॉन्ड चैलेंज क्या है। तो बॉन्ड चैलेंज प्लेज जो है इंडिया ने 2015 में इसको एक्सेप्ट किया था, और उसमें ये टारगेट लिया था कि 13 मिलियन हेक्टेयर 2020 तक जो है डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर कर लेगा इंडिया, और 2030 तक जो है एडिशनल 8 हेक्टेयर लैंड जो है मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है रिस्टोर कर लेगा, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर लेगा इंडिया, यानी टोटल 21 मिलियन हेक्टेयर लैंड। लेकिन बाद में रिसेंटली जून 2020 में क्या किया है, इंडिया ने इसको बढ़ा करके 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया है, और 2030 तक यानी रिस्टोर कर लेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द प्रोजेक्ट वाज नीडेड एज इंडिया का 30% जोग्राफिकल एरिया इज अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन, यानी 30% एरिया क्या हो गया, लैंड डिग्रेड हो चुका है। हेल्प अचीव इंडिया का जो INDC टू पेरिस एग्रीमेंट, यानी इंडिया का जो INDC में जो टारगेट है कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो है CO2 इक्विवेलेंट एमिशन जो है उसका कार्बन सिंक क्रिएट करेगा इंडिया 2030 तक, वो भी इसके हेल्प से फुलफिल किया जा सकेगा। तो इस तरीके से जितना भी गवर्नमेंट स्टेप्स था वो मैंने सारा पूरा कंप्लीट कर दिया और पूरा डिटेल में कंप्लीट किया। आप इसको पूरा ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, कैंपा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, और भी अदर स्कीम्स पूछ चुका है। तो इसी तरीके से जब भी आप पढ़ो तो पूरा डिटेल में पढ़ो, ताकि पूरा स्कीम साथ में हो जाए, कोई अदर यानी अलग से नहीं करने की ज़रूरत पड़े कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा मैंने कवर करने की कोशिश किया। अगर जो भी छूट गया तो उसको आगे मैं कवर कर लूँगा कभी करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में। तो अब जो है यानी इतना होने के बावजूद, यानी गवर्नमेंट स्टेप्स लेने के बावजूद, यानी अभी भी जो है यानी उतना यानी कुछ ना कुछ निगेटिव्स है। तो इसी के लिए और भी क्या क्या ज़रूरत है करने का गवर्नमेंट और क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, यानी और क्या क्या करने का ज़रूरत है ताकि अफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा सके। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, यानी रिजर्व फॉरेस्ट को क्या करो, कंजर्व करो। रिजर्व फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन, मेनली आप अगर देखोगे रिजर्व फॉरेस्ट मेनली लोकेटेड है किस में, हिमालयन रीजन में, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, टुगेदर विथ नेशनल पार्क के साथ लोकेटेड है, सेंचुरी के साथ लोकेटेड है। इन ऑल दीज एरिया कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुड बी बैंड, यानी ये सारे एरिया में जो है क्या करना चाहिए, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को बैन कर देना चाहिए। फिर लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करो, जिसे कॉमन पीपल कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बट दिस द नीड इज डेट देयर शुड बी अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी लोगों में जागरूकता अवेयरनेस जनरेट करो। पब्लिक सपोर्ट मस्ट बी जनरेटेड टू अचीव द गोल ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन। वन ऑफ द मूवमेंट हुआ चिपको मूवमेंट, जिसे 1972 में था। फिर अडॉप्टिंग अफॉरेस्टेशन स्कीम, फॉरेस्ट सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कमर्शियल सेक्टर ऑफ द कंट्री, सो टू फुलफिल दिस नीड टू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का नीड को फुलफिल करने के लिए लॉन्गर टाइम के लिए प्लांटेशन जो है नेसेसरी है। इसलिए प्लांटेशन को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इन दी बैरन और फैलो लैंड में। इंक्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करो। कैसे किया जा सकता है, तो प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, सप्लाइंग प्रॉपर न्यूट्रिशनल डिमांड, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो फॉरेस्ट को टू द प्लांट बाय इनऑर्गेनिक हो सकता है वो, तो या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की हेल्प से। कंट्रोलिंग डिसीज, पेस्ट, वीड बाय एडिक्वेट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड की हेल्प से। यूज ऑफ एडवांस टेक्निक, जैसे हो गया फॉरेस्ट्री ब्रीडिंग हो गया, टिश्यू कल्चर मेथड हो गया, ये सब की हेल्प से क्या करो कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जा करो। और भी अदर मेथड आप वे स्टेप में लिख सकते हो, वे हेड में लिख सकते हो। कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूड करना है कि एक ऐसा एरा है इन एन एरा वेयर मोस्ट एफर्ट बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकर आर ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस फॉरेस्ट, यानी एक ऐसा एरा है जहाँ पे मोस्टली जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकर जो है वो किस पे फोकस कर रहा है, इंडिजिनस फॉरेस्ट पे। और फॉरेस्टेशन जो हो सकता है उसमें एक इम्पेरेटिव रोल यानी इम्प्रेसिव सॉल्यूशन के रूप में हो सकता है
कर्विंग दी ओवर यूज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यानी एफोरेस्टेशन जो है एक बिग स्टेप हो सकता है इसको प्रमोट करने में। एफोरेस्टेशन इज मोर वाइबल सॉल्यूशन एज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर ह्यूमन, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है विदाउट हार्मिंग द नेचर। फर्दर मोर इट ऑल्सो एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट टू बैरन लैंड, बैरन लैंड को भी ये बेनिफिट पहुंचा रहा है, रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन, यानी उसका जो डिजर्ट रीजन है उसका भी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा एफोरेस्टेशन कंप्लीट हो गया। PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आते रहता है, तो वो मैं लेकर के आऊँगा और पूरा कंप्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ कि छोटे छोटे पढ़ा करके निकल जाओ, पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्रिहेंसिवली कवर हो जाए, ताकि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, सारा नोट्स एक जगह आपको मिल जाए और केवल आपको रिवाइज करना है और आप नोट्स बना लो और उसके बाद में आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। धन्यवाद।